नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड, जिसमें इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के न्यूमेरिकल प्रश्नों की एक सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी। लगभग टॉपिक वाइज 35 क्लासेज कंप्लीट हो गई थी अपनी। जिस किसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर आइए, प्ले लिस्ट में जाकर न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उसमें टॉपिक का नाम मिल जाता है। आज हमारी न्यूमेरिकल क्लास नंबर 36 होगी और अब हम मिक्स क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कहीं से भी हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे। टॉपिक वाइज लगभग सभी कंप्लीट हो गए हैं। आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन या डाउट हो जिसका आप अगली क्लास में सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप अपना प्रश्न यानी वो सवाल कमेंट कर दीजिए। अगली क्लास आपके ही प्रश्नों से तैयार करेंगे। लास्ट तक आज के ये सभी क्वेश्चन ज़रूर देखना और आप ही के द्वारा सेंड किए गए ये प्रश्न है। उम्मीद है सभी को एक्सप्लेन करने से आसानी से समझ आ जाएगा। अगर सब कुछ सही रहे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा। सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब भी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट और कंप्लीट पेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। आइए एक एक करके प्रश्नों को शुरू करते हैं। एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें करंट सोर्स दिखा रखा है और सर्किट की टोटल करंट की वैल्यू पूछी। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि जी कैसे कैलकुलेट करें, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। तो कॉम्बिनेशन सर्किट आपको सबको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर क्या किया हुआ है, करंट सोर्स दिखाया हुआ है, IS लिखा हुआ है, यानी धारा का ये सोर्स हो गया। अच्छा, एक तो ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन सा सोर्स है, यहाँ IS नहीं लिखूं तो बता सकते हो क्या? अभी थोड़े दिन पहले मैंने सोर्सेज वाली क्लास करवाई थी। प्लीज़ कमेंट करके बताना ये कौन सा सोर्स है, पूरा बताना। 3 चीज़ें बतानी होती है। सोर्स कौन सा है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, और किस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था 4 ओम का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का। यहाँ प्लस माइनस भी लिखा हुआ है, V0 भी लिखा हुआ है। और अब अपन से पूछ रहा है वो, इतना डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि V0 इज इक्वल टू 40 वोल्ट देन फाइंड द करंट ऑफ 4 ओम, ठीक है। चार ओम का जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें आपको करंट की, हाँ यही था कि यदि V0 40 वोल्ट हो तब 4 ओम के प्रतिरोधक में धारा बताइए। अब देखो भाई, अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स होता ना तब तो बहुत आसान होता, क्योंकि इसको पूरी वोल्टेज मिल रही होती और करंट निकाल देते। लेकिन अब थोड़ा अलग हो गया। कर दोगे क्या? सिंपल सा है ना वैसे तो। देखो मैं बताता हूँ भाई, यहाँ पर हमें बताया कि 40 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, 8 ओम रेजिस्टेंस है, तो क्यों ना हम इसकी करंट निकाल दें। जब यहाँ करंट पता लग जाएगी तो देखो 12 ओम और 8 ओम दोनों क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। यानी जितनी करंट इस 8 ओम वाले में से फ्लो हो रही है उतनी इस 12 ओम वाले में से फ्लो होगी। समझ रहे हो? आओ पहले एक स्टेप निकालते हैं। हम निकाल रहे हैं करंट जो 8 ओम रेजिस्टेंस की है। V/R ही करोगे ना। 40 वोल्ट इस पर ड्रॉप हो रहे हैं, हमें स्पष्ट बताया हुआ है। 8 ओम इसका रेजिस्टेंस है। देखो अपने हिसाब से करंट कितनी आई, 5 एम्पियर। अब एक चीज़ तो है कि 12 और 8 ओम दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों में से करंट कितनी चलेगी, 5 एम्पियर। इतनी दूर का सबको क्लियर हो गया ना। ये दोनों सीरीज में है, 12 और 8 कितना हो गया, 20 ओम। मैं इस डायग्राम को ऐसे भी तो बना सकता हूँ
बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तो बात है। इन दोनों को मैंने जोड़ करके एक कर दिया 20 ओम का, और ये है 4 ओम का। मान लीजिए श्रीमान ये R1 है और ये R2 है। रेशो निकालो, R1 अनुपात R2, 4:20, 1:5 आया। जब समांतर में प्रतिरोध का अनुपात 1:5 है तो धाराओं का अनुपात कितना होगा? I1 अनुपात I2 कितना होगा? 5:1। यानी अगर यहाँ 1 एम्पियर, इस ब्रांच में 1 एम्पियर धारा चल रही है तो यहाँ 5 एम्पियर चलेगी। यहाँ 5 एम्पियर चल रही है तो इसमें कितनी चलेगी? 25 एम्पियर। बताओ सवाल समझ में आया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पहली बात तो ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ सवाल तो सिर्फ इतना ही पूछा था, क्या कि 4 ओम के रेजिस्टेंस की धारा बताओ, 25 एम्पियर उत्तर हो गया। लेकिन यहाँ एक नहीं अनेक क्वेश्चन हो सकते थे। कैसे गुरुजी? मैं बताता हूँ। देखो वो अपन से इस 12 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप भी पूछ सकता था। बताओ यहाँ कितनी ड्रॉप हो रही है। वो अपन से सप्लाई की वोल्टेज यानी ओवरऑल टोटल वोल्टेज कितनी है ये भी पूछ सकता है। वो अपन से सर्किट की टोटल IS का मान कितना है ये भी पूछ सकता है। 3-4 प्रश्न और बनते हैं। और वो एक अलग चीज़ है कि यहाँ इसकी बताओ पावर कंजप्शन कितना हो रहा है। खैर फिर तो कुछ भी पूछ सकता है। एक चीज़ आपको मिल गई थी। देखो 12 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है बता सकते थे ना। वही तरीका से V = I × R। R 12 ओम है, धारा पता नहीं गुरुजी, तो इसकी करंट निकालनी होती और दोनों की बराबर चलती। अपन ने निकाला है, कितनी आई थी करंट? 5 एम्पियर। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितने हो रहे हैं? 60 वोल्ट। अब देखो 60 यहाँ ड्रॉप हो रहे हैं, 40 इस पर ड्रॉप हो रहे हैं। इन दोनों को जोड़ दो, कितनी भी 100 वोल्ट। परिपथ की टोटल वोल्टेज भी कितनी है? 100 वोल्ट ही है बस। वैसे दूसरा तरीका भी देखो, यहाँ करंट 25 एम्पियर आई थी ना, 25 × 4 करके देखो 100 वोल्ट इसकी भी बन रही है, क्योंकि ये दोनों समांतर है। समझ तो रहे हो ना। और हो सकता है ईजी भी लगे। आप में से बहुत सारे ये कह देंगे गुरुजी ये क्या समझा रहे हो, ये तो हमें पहले से ही आता था। बहुत अच्छी बात है माय डियर, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है इसलिए आपको पहले से आता था। बहुत सारे बच्चों को नहीं भी आता जिसने सेंड किया है। आगे देखो, परिपथ की टोटल करंट इस शाखा में 5 एम्पियर थी, इस शाखा में 25 एम्पियर थी। I1 + I2 कर देते, उत्तर आता 30 एम्पियर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? अच्छे से समझ में आया? एक प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। आ जाओ दूसरा सवाल पढ़ते हैं। मैंने बोर्ड पर लिख लिया ताकि थोड़ी सी समय की बचत हो जाए, है ना। अब कमेंट्स आएंगे गुरुजी डिजिटल बोर्ड ले आओ ना, फ्लिप करते और अगला प्रश्न आ जाता। भाई डिजिटल बोर्ड के लिए पैसा गिन के नहीं चिन्ह के देना पड़ता है, और मेरे पास अभी चिन्हने वाले पैसे नहीं हैं। तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मेरे साथ सपोर्ट कीजिए। और आइए सवाल देखते हैं दूसरा। DC शंट मोटर की आपूर्ति धारा यानी सप्लाई करंट की गणना कीजिए, जहां शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 200 ओम, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 2 ओम, सप्लाई वोल्टेज का मान 200 वोल्ट, स्पीड 500 RPM है और बेक EMF कांस्टेंट यानी स्थिरांक 0.1 वोल्ट है, 18 वोल्ट प्रति RPM है। यानी 1 RPM के लिए बेक EMF कितना बनता है? 0.18 वोल्ट। कैलकुलेट करके बताइए। देखो भाई यहाँ क्या होता है, शंट मोटर में आर्मेचर करंट जो है वो लोड करंट और शंट फील्ड करंट के योग के बराबर होती है, अंतर के बराबर होती है। जनरेटर में प्लस होता है, मोटर में माइनस। हमें सप्लाई करंट का मतलब होता है आपूर्ति करंट, IL निकालना है। IL के लिए एक फॉर्मूला होता है, आर्मेचर करंट और शंट फील्ड करंट का योग कर दो। या तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मोटर की पावर रेटिंग में टर्मिनल वोल्टेज का भाग दे दो। अब पावर रेटिंग तो दिया हुआ नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज ज़रूर दिया हुआ है। इसका मतलब ये फॉर्मूला तो लागू नहीं हो सकता। हम इस वे से चलेंगे। इस रास्ते में हमें ना तो फील्ड करंट दिया हुआ ना ही आर्मेचर करंट दिया हुआ। गुरुजी ये दोनों कैसे आ सकते हैं? इन्हीं को लेकर आना है।
देखो शंट फील्ड करंट के लिए फॉर्मूला होता है V/RSH। टर्मिनल वोल्टेज भी दिया हुआ है और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। शंट फील्ड की धारा तो आ जाएगी, निकाल दो पहले, कोई बात नहीं। वोल्टेज देखो 200 वोल्ट है और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस देखो 200 ओम है। सॉरी, सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है भाई, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट है और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस देखो 200 ओम है। कितना आया? 0.5 एम्पीयर करंट। फील्ड करंट में तो कोई इश्यू नहीं बचाना। आर्मेचर करंट को लेकर आओ, कैसे आएगी? ये फॉर्मूला तो लागू हो नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें से तो ये तो निकालना ही है। आर्मेचर करंट के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा कि आर्मेचर पर जो ड्रॉप हो रही है उसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस का भाग दे दो, समझे? I बराबर V/R। अब देखो आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो ये रहा 2 ओम, लेकिन आर्मेचर में ड्रॉप कितनी हो रही है ये नहीं पता। ये कैसे आ सकता है? ये यहाँ से आ सकता है। देखो, बैक EMF टर्मिनल वोल्टेज -IA × RA होता है, ठीक है, कर देंगे ना यहाँ से। यहाँ से आप आर्मेचर करंट को सीधा ले आओ, एक ही बात है। ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये फॉर्मूला लगाओ, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, क्योंकि VA जो होता है ना, ये V-EB होता है बटे R है। अब देखो RA भी है, V भी है। बैक EMF स्पष्ट नहीं दिया हुआ लेकिन हिंट दी हुई है, तो उस हिंट से आप लेकर आ सकते हो। कैसे लाएंगे माय डियर, आइए मैं बताता हूँ। यहाँ देखो क्या कह रहा है, 1 RPM के लिए 0.18 है तो 500 RPM है, 0.18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, कितना आएगा? 90 वोल्ट। गुना भाग करके मिलान कर लेना प्लीज़ आप, ठीक है, समझ गए ना? अब यहाँ वैल्यू रख दो, 100 वोल्ट है, 90 वोल्ट बैक EMF है, 2 ओम का आर्मेचर रेजिस्टेंस है, 10/2 करेंगे, उत्तर आएगा 5 एम्पियर। बात समझ गए सारे? अब देखो दोनों आ गए, IA भी आ गया और ISH भी आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए, सप्लाई करंट आ जाएगी। क्या बनेगा उत्तर इसका? लोड करंट बराबर आर्मेचर करंट प्लस शंट फील्ड करंट, यानी 5 + 0.5 बोले तो 5.5 एम्पियर। बताओ, 2 सवाल समझ में आए क्या? अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करते जाना। चलिए भाई अगले तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। एक डायोड का सर्किट दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स भी दिया हुआ है और एक लोड रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, जहां हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस लोड करंट की गणना करो, बताओ धारा का मान कितना है। डायोड कौन सा है? सिलिकॉन का है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए 2 बातें ध्यान में रखना। एक तो ये ध्यान रखना कि कहीं लैंग्वेज में ये तो नहीं लिख दिया कि डायोड आइडियल है। अगर डायोड आदर्श हो तब तो डायोड की वोल्टेज ड्रॉप को नगण्य मानता है। अदरवाइज अगर आइडियल आदर्श डायोड का कहीं शब्द नहीं लिखा हुआ तो आपको उसकी बैरियर पोटेंशियल को ड्रॉप में गिनना होता है, मानना होता है। यानी ये जो 20 वोल्ट हमने दिए थे उसमें से डायोड का बैरियर पोटेंशियल कुछ ना कुछ ड्रॉप करवा जाएगा, उसको माइनस कर दीजिए, बची हुई वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस को मिलेगी और करंट निकाल दो। भाई हमें लोड करंट निकालनी है, V/R कर देंगे। R तो देखो 100 ओम सीधा सीधा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लोड को वोल्टेज कितनी मिल रही है नहीं पता। सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है, आदर्श शब्द नहीं दिया हुआ इसलिए मानना है। 20 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट डायोड पर ड्रॉप हो गए, श्रीमान रेजिस्टेंस को वोल्टेज कितनी मिली? 19.3 वोल्ट। समझ में तो आ रहा है ना? वो 19.3 वोल्ट आप यहाँ रख दीजिए और इसमें 100 का भाग दे दीजिए, आंसर आएगा 0.193 एम्पियर। बड़ा सिंपल सवाल था, समझ गए सारे? कोई दिक्कत नहीं है। हो गई भाई 3 प्रश्न। आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है यहाँ ये भी पूछ सकता है
लोड टर्मिनलों पर वोल्टेज का मान बताइए कितना है। वही कुछ भी पूछ सकता है वो। हो सकता है इसकी ये पूछ ले कि लोड के द्वारा कंज्यूम की गई पावर का मान बताइए, तो पहले उसकी वोल्टेज निकाल दो, V²/R कर दो, या करंट निकाल के V/I कर दो, करंट निकाल के I²/R कर दो। जो भी है आपके पास कई सारे ऑप्शन बन जाते हैं। बस एक समझने का होता है, हल्का सा अगर समझ में आ गया फिर आगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए नंबर 4 सवाल पर चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 20 पोल है सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है। इसका रिटार्डेशन कोण, रिटार्डेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं मंदन, मतलब रोटर जो है ना वो लैग कर रहा है थोड़ा सा। रोटर और स्टेटर सिंक्रोनिज्म में रहते हैं ना, दोनों एक साथ चलते हैं। इसका रोटर लैग कर रहा है थोड़ा सा, कितना 0.5 डिग्री मैकेनिकल कर रहा है, 0.5 डिग्री यांत्रिक रूप से कर रहा है। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल में वो किस एंगल पर रिटार्ड हो रहा है, यानी वैद्युतीय डिग्री में ये मान किसके बराबर है, आपको इतना बताना है। ये क्वेश्चन मैंने पहले कई बार करवाया। इस तरह के प्रश्न आजकल आते हैं पेपर में, कोण वाला एंगल वाला पूछा जाता है। इसमें सीधा सा ये ध्यान रखा करो कि आपको रिलेशन ये देखना है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री में टोटल मैकेनिकल डिग्री का भाग देना है, और इसका जितना आ रहा है ना उससे उस मैकेनिकल वाले को मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाता है। भाई हमें ये एक्चुअल में क्या होता है मैं बताऊँ आपको, टोटल मैकेनिकल जो होता है ना वो हमेशा फिक्स है 360 डिग्री। यानी मोटर जब एक राउंड निकाल करके आती है तो 360 डिग्री का कोण यांत्रिक रूप से बनता है, हमेशा फिक्स होता है, चाहे उसमें पोल 2 हो चाहे उसमें पोल 20 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो एक मैकेनिकल चक्कर राउंड लेकर आती है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री में डिफरेंस आ जाता है। इलेक्ट्रिकल डिग्री होती है हमेशा 180 इंटू पोल, ठीक है, 180 इंटू पोल पर डिपेंड करती है। अब यहाँ देखो 180 इंटू पोल कितने हैं 20, और अगर इस रिलेशन को आप देखते हैं तो उत्तर आता है 10 का। डिग्री नहीं कहेंगे क्योंकि डिग्री से डिग्री तो घटे। रिलेशन 10 क्या कह रहा है, रिलेशन 10 ये कह रहा है कि जब मैकेनिकल में 1 डिग्री मोटर आगे घूमी है ना, इलेक्ट्रिकल में 10 डिग्री घूम गई। वो कितना घूम गई 10 डिग्री। तो देखो मैकेनिकल में जब 0.5 डिग्री घूम रही है तो इलेक्ट्रिकल में कितनी घूम जाएगी 5 डिग्री। बताओ सवाल समझ में आया क्या। क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिकल में टोटल मैकेनिकल का भाग दे दो, यानी 180 इंटू पोल करके उसमें 360 का भाग दे दो, या फिर सीधी सी और बात बताऊँ मैं आपको, 180/360 2 तो हो गया ना, पोल में 2 का भाग दे दो, वो आपका रिलेशन आ जाएगा। क्या करना है, पोल बटे 2 कर दो हमेशा ही, वो आपका रिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, है ना। बताओ 4 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगे ना तो लाइक करना, कमेंट करना, प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, और जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स और रिस्पॉन्स इस क्लास पर मिलेगा उतनी जल्दी अगली क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, सिंपल सा है, ये करवाया था मैंने। ये कह रहा है कि 400 ओम सर्ज इम्पीडेंस है ओवरहेड लाइन का, जो 40 ओम सर्ज इम्पीडेंस वाली अंडरग्राउंड लाइन के साथ टर्मिनेटेड है। टर्मिनेटेड का मतलब होता है कनेक्टेड है, ठीक है ना। रेफरेंस कोफिशिएंट की गणना कीजिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं इसको, या रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो, इसकी गणना करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला याद रखना है। दोबारा सुन लो, 400 ओम सर्ज इम्पीडेंस वाली एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 40 ओम सर्ज इम्पीडेंस वाली एक अंडरग्राउंड लाइन के साथ टर्मिनेटेड है, रिफ्लेक्शन फैक्टर की गणना कीजिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है इम्पीडेंस, टर्मिनेटेड लाइन बोल दो या एक ही बात है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, या ओवरहेड लाइन, मैं आपको सिंपल लिखवाऊँ तो ये है, ठीक है।
इम्पीडेंस ओवरहेड लाइन का माइनस इम्पीडेंस अंडरग्राउंड लाइन का, इम्पीडेंस ओवरहेड लाइन का प्लस इम्पीडेंस अंडरग्राउंड लाइन का। बस कैलकुलेशन करके उत्तर कर दो, मान आ गया। यानी क्या करना है, माइनस बटे प्लस करना है, बस हो गया। देखो 400 में से 40 घटाओगे तो 360 और 400 में 40 जोड़ोगे तो 440, हल करोगे तो 0.818 आएगा, उत्तर करके 0.82 कर देंगे। बताओ बात समझ में आई क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये थे आज के टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर हमारे चैनल से इसी तरह की चीज़ें सीखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करना, कमेंट करना, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। कोई न्यूमेरिकल आपको भी पूछना है तो इसी क्लास के नीचे कमेंट करना, अगले न्यूमेरिकल क्लास में आप ही का प्रश्न होगा।